बाजार बोलता है। इसमें एफआईडीआईस के डेटा से शुरुआत करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या कुछ दुनिया भर के बाज़ारों में चल रहा, कौन से शेयर अच्छा चल रहे हैं। तो जो मार्केट में इस समय डेटा है वो ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, क्योंकि एफआईज ने कल भी 3263 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। हालांकि डीआईज अभी तो लगातार खरीदारी कर रहे हैं, 4234 करोड़ रुपए की बाइंग करके ले गए हैं। यही एक थोड़ा सा मार्केट को सपोर्ट कर पा रहा है। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स का हाल, कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या कुछ रुझान देखने के लिए मिला, किस तरह से अमेरिकन मार्केट की कल क्लोजिंग हुई तो फ्लैट बंद हुआ। शंघाई, हैंगसेंग, निकाई, यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी है। निकाई में आज क्यों गिरावट है उसकी बात करेंगे, और उसका क्या कुछ इम्पैक्ट भारतीय बाजार में हो सकता है वो भी बात करेंगे। एक बार देख लेते हैं कोस्पी। कोस्पी में ग्रीन मार्क जरूर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं टॉप गेनर्स और लूजर। टिप्स म्यूजिक में करीब 7%, बजाज इलेक्ट्रिकल में 7%, जेके सीमेंट, दीपक नाइट्राइट और गणेश हाउसिंग, इन सभी में करीब 3.5 से 4% की तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज की मार्केट में गिरे हुए हैं। तो गिरने वाले शेयरों में आदित्य बिरला फैशन करीब 7.5%, LTIM आफ्टर रिजल्ट्स 6%। इसमें एक जो लेबर की वजह से जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी सी बड़ी है, जिसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। ओबरॉय रियलिटी, ओला इलेक्ट्रिक और MTR टेक का यहाँ पर भी करीब 5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। ओबरॉय रियलिटी माफ़ कीजिएगा, ओला इलेक्ट्रिक में एक टॉप मैनेजमेंट का इस्तीफा हुआ, और तो वहाँ से थोड़ा सा काउंटर पे इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है। आगे बढ़ते हैं कुछ खबरों की तरफ। खबरों में जो आज सबसे इम्पॉर्टेंट खबर रहेगी वो रहेगी अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका में टैरिफ पर फैसला आज हो सकता है कि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कुछ इंडिकेशन दे, नैरेटिव दे, क्योंकि आज 8:30 बजे फैसला सुना सकती है भारतीय टाइम अनुसार। तो रात को 8:30 बजे थोड़ा सा हम जो ग्लोबल इन्वेस्टर हैं और जो इंडिया के ट्रेडर्स लोग हैं वो थोड़ा सा नजरें गड़ा कर रखेंगे कि आज क्या होने वाला है वहाँ पर। महेश सर, आपको क्या लगता है अमेरिका में किस तरह का फैसला आ सकता है, क्योंकि सरकार और सुप्रीम कोर्ट अब वहाँ पर आमने सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कोई अभी कुछ डिसीजन नहीं दिया, कुछ भी बोला नहीं है सरकार के खिलाफ, लेकिन कहीं ना कहीं आमने सामने इसलिए क्योंकि 1000 से ज़्यादा कंपनियाँ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करे बैठी हैं कि टैरिफ वापस हो। देखिए, अभी तक के जो फैसले आए हैं उस हिसाब से ये फिर एक टलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ओके। वहाँ का स्ट्रक्चर ही एक अलग टाइप से बना हुआ है। फिलहाल कुछ भी चीजें जो है टैरिफ के हिसाब से बाकी वाले देशों के हिसाब से फेवर में जा नहीं रही है। तो अभी यहाँ पे वेट एंड वॉच है। मुझे नहीं लगता कि ये बाकी देशों के फेवर में आएगा, बट यस, लेट्स सी कि क्या आए। बट अगर आ जाता है तो बढ़िया है, एक मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अभी तक के मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से, अभी तक के जो उनके इवेंट है उसके हिसाब से वैसा लग नहीं रहा है कि ये मार्केट के फेवर में आएगा। मार्केट के फेवर में आएगा ऐसा लग नहीं रहा। बिल्कुल ठीक है सर। तो वरुण भाई, ये जो टेक्सटाइल की कंपनियां हैं, अगर टैरिफ वाला फैसला नहीं आता है, हमारी अगर कोई यूएस से डील हो जाती है अलग बात है, तब रिकवर हो जाएंगे। लेकिन कुछ एक काउंटर्स जो कि लगातार गिर रहे हैं, फॉर एग्जांपल नाहर स्पिनिंग, ट्राइडेंट जो कि 28 से 30 की रेंज में चलता था 25 की रेंज में आ गया। नाहर स्पिनिंग जो कि करीब 200 रुपये की रेंज में चलता था, अभी वो 160-70 की रेंज में आ गया। इन पर सेल ऑफ अभी और बड़ा है, या इन पर लग रहा है कि कुछ सपोर्ट मिलेंगे इनको? देखिए विवेक जी, जो भी यूएस मार्केट के टैरिफ की ओर से या फिर हमारे जो ट्रेड डील की वजह से अटका हुआ है यहाँ पर, तो मार्केट में लगातार प्रेशर बना हुआ है। अगर आप नहार स्पिनिंग की हम बात करेंगे तो डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो करीबन 190 185 के जोन में एक अच्छा सपोर्ट था। वहां से स्टॉक एक कंसोलिडेशन कर रहा था और लग रहा था कि स्टॉक ने यहाँ पर एक बेस बनाया, बट वहां से एक ब्रेकडाउन मिला। करीबन 160 के जोन में अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लॉन्गर टर्म हम सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर अभी एक फ्री फॉल आ सकता है विवेक जी। देखिए, यहाँ पर करीबन 135 140 के जोन से यहाँ पर स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था, और बैक इन 2015 तो आप देखेंगे तो काफी बड़ा एक कंसोलिडेशन था। एक स्टॉक ने काफी बढ़िया एक मूव दिखाया था, 700 के करीब स्टॉक गया था वहां से, और यहाँ पर आप देखेंगे तो करीबन 60-70% का यहाँ पर फॉल आ चुका है। यहाँ पर अभी भी कोई सपोर्ट नहीं है और स्टॉक हो सकता है सेटल हो सकता है 135 140 के जोन में। सेम चीज आप ट्राइडेंट में देखेंगे, ट्राइडेंट में भी वैसा है। स्टॉक अपने 200 SMA के नीचे काम कर रहा है।
फ्रेश ब्रेकडाउन है करीबन आप देखेंगे तो 28 के लेवल के नीचे से 27 के लेवल जो ब्रेकडाउन किए, उसके बाद यहाँ पर स्टॉक में लगातार गिरावट है, लोअर हाई लोअर लो उसका पैटर्न चल रहा है डेली चार्ट्स पर भी। तो यहाँ पर भी कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पर नई कोई पोजीशन क्रिएट करने की। अगर आपके पास कोई पोजीशन है तो भी अभी एवरेज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक एक फ्री फॉल में है। और जैसे ही हमें कोई पॉजिटिव न्यूज मिलता है तभी यहाँ पर स्टॉक में कोई बॉटम आउट प्रोसेस हो सकता है। तब तक तो आप देखेंगे तो यहाँ पर टेक्सटाइल शेयर्स में अभी भी एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। ठीक है, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। भारत बनेगा चाइना प्लस वन विनर, ये बात मार्टिन सोरेल बोल रहे हैं। ये कौन है? ये दुनिया की सबसे बड़ी पीआर कंपनी और एडवर्टीजमेंट कंपनी के मालिक हैं, और इन्होंने कहा कि चाइना के बाद भारत एशिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन जाएगा। उन्होंने डावोस की फोरम में ये बात की है, भारत की तारीफ़ की है। महेश सर, क्या मानते हो आप? इस तरह की बातें जब ग्लोबल फोरम पे लोग करते हैं, बड़े लोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भारत को लेकर बुलिश तो हैं लोग, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। इन्वेस्टमेंट उल्टा जा रहा है, एफआईज रोज जाते हैं हमारे यहाँ से। कैसे देखोगे सर? आप मानते हो चाइना प्लस वन हम विनर बन के उभरेंगे? नहीं, डेफिनेटली ओवर ए पीरियड जो है ये चीजें सही होती हुई दिखाई देंगी। बट जैसा कि इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट अपने पास में अभी फिलहाल है, वो जियोपॉलिटिक्स की वजह से वापस जा रहा है। तो फंडामेंटली चीजें इंप्रूव हो रही है, बट डिमांड और सप्लाई, अगर सप्लाई उनका पैसा वापस निकल रहा है तो थोड़ी सी सप्लाई होगी। हालांकि जो पैसा जा रहा है वो अपने डोमेस्टिक रीजन की वजह से नहीं, ग्रोथ की रीजन से नहीं, जियोपॉलिटिकल की रीजन से वापस वो पैसा निकल रहा है। जियोपॉलिटिकल अनसर्टनिटी की वजह से निकल रहा है। तो यस, ओवरऑल तो हमारा ग्रोथ जो इंडिया का है वो इंटेक्ट है, और इंडिया सबसे बढ़िया काम कर ही रहा है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं पे ये चीजें उसी लाइन में जाएगी। बट हम ये देखना है कि भाई थोड़ा शॉर्ट टर्म पेन जो है वो ग्लोबल मार्केट्स को देखने को मिल रहा है। इक्विटी में से सब पैसा निकल रहा है, अभी भी दौर जारी है। कमोडिटी में वही चीजें जो है अपने एक पीक में जा रही है। तो जब तक ये थोड़ा भी कूल डाउन नहीं होगा तब तक तो ये चीजें रुकने वाली नहीं है। दिक्कत में जापान। जापान में 40 साल के बॉन्ड यील्ड 4% पर पहुंच गए हैं। 2007 के बाद बॉन्ड यील्ड पहली बार 4% के पार पहुंचे हैं, जिसकी वजह से वहां के मार्केट में भी थोड़ा सा प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। खबरें ये हैं कि जापान में फूड सेल्स टैक्स कम करने पर सरकार फोकस कर रही है। टैक्स कम हुआ तो उनका रेवेन्यू घटेगा, रेवेन्यू घटा तो वहाँ पर कर्ज का बोझ पड़ेगा जापानीज सरकार पर, और उसके चलते बॉन्ड मार्केट के साथ साथ अब इक्विटी मार्केट में भी सेल ऑफ देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि 8 फरवरी को जापान में चुनाव भी होने वाले हैं, तो काफ़ी कुछ अस्थिरता देखने के लिए मिल रही है जापान जैसे देश में भी। मारुति और नैम इंडिया, इन दो काउंटर्स पर जरा चार्ट देख के बताओ, जापान से रिलेटेड कंपनियां। वरुण जी, कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है क्या इन पर? जी, देखिए विवेक जी, मारुति की हम बात करें तो मारुति एक आउट परफॉर्म रहा है पूरे ईयर 2025 के अंदर। 17,400 के यहाँ पर हाईस बने थे और वहां से एक गिरावट आई है। अब ये गिरावट काफी बड़ी गिरावट हो गई है, क्योंकि आप देखें रिसेंट पास्ट में इतनी बड़ी गिरावट नहीं आई थी। करीबन 17,370 से यहाँ पर 15,700 के लेवल बने। स्टॉक एक बाउंस कर रहा है। अब स्टॉक अपने 52 ईए में डेली के एक रिजेक्शन ले रहा है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा है। जैसे स्टॉक 15,750 730 के नीचे कारोबार करना शुरू करता है, 15,200 और 14,900 के लेवल आ सकते हैं। तो यहाँ पर एक नेगेटिव पैटर्न बन चुका है। साथ में विवेक जी, मैंने येन यूएसडी येन पर भी बात किया था। अब वहां पर देखेंगे तो करीबन जो 158 159 का एक जोन है, वहां पर एक रिजेक्शन मिल रहा है। 156 के जोन के अंदर एन यूएसडी जो जो पैर है, वहां पर आप देखेंगे तो एक अच्छा एक सपोर्ट है। जैसे ही 161 के आसपास क्रॉस करना शुरू करेगा, ऑलमोस्ट 35 ईयर का एक ब्रेकआउट होगा विवेक जी। और यहाँ पर जो करेंसी है ये अभी और वीक हो सकती है, तो यहाँ पर हमें देखना रहेगा। और जैसे ही करेंसी अब जैसे एन वीक होता रहता है तो यहाँ पर मार्केट में भी इम्पैक्ट आते रहेंगे, तो वो भी हम ऑब्जर्व करते रहेंगे। बट यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न बन रहा है यूएसडी जेपीवाई पर, और यहाँ पर 160 के लेवल आगे जाकर क्रॉस हो सकता है, ऐसा लग रहा है। अगली खबर एमआरपीएल पर। एमआरपीएल ने रूस से तेल खरीद बंद कर दी है। कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा कि अब हम वेनेजुएला से तेल खरीद पर फोकस कर रहे हैं। कंपनी रोजाना करीब 5 लाख बैरल तेल रिफाइंड करती है, जिसमें से 40% जितना भी तेल होता है रिफाइंड तेल, उसको एक्सपोर्ट भी कर देती है। एक्सपोर्ट पर कंपनी को बेहतरीन मार्जिन्स मिल रहे हैं, और कंपनी ने कहा है कि रूस से तेल बंद होने पर भी मार्जिन्स बने रहेंगे, कम से कम एक्सपोर्ट फ्रंट पे। Q3 में कंपनी का अगर अभी हाल ही में जो रिजल्ट्स आए थे, कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त बढ़ा था, 304 करोड़ से बढ़कर 1445 करोड़ रुपए रहा था। महेश सर, आप क्या मानते हैं, अगर ये रूस से तेल खरीद बंद कर रहे हैं
तो वेनेजुएला से अगर तेल का इंपोर्ट करेंगे तो ये क्या मार्जिन्स को सस्टेन कर पाएंगे, और क्या इस तरह के प्रॉफिट्स हमें एमआरपीएल में आगे भी दिखेंगे? मार्जिन शायद हो सकता है थोड़ा सा श्रिंक हो, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज है वो भी बढ़िया है, और जैसे नंबर्स आए हैं वो भी काफी बढ़िया है। और जैसे कंपनी करे थोड़े से मार्जिन श्रिंक हो गए, लेकिन भाव ऑलरेडी अपर साइड से डाउन हो चुके हैं, ये टाइप के नंबर्स है। तो कोई भी डिप मिलता है तो वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। 160 175 प्लस की रेंज जो है ओवर ए पीरियड अपन देख सकते हैं, लेकिन हाँ, थोड़े से मार्जिन में फर्क जरूर पड़ सकता है। ध्यान अभी भी पॉजिटिव है, नंबर्स काफी बढ़िया आए थे। अब ये तो ग्लोबल इवेंट है, वहां पे तो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चलते रहेगा, बट कंपनी की जो भी है फंडामेंटल्स वैसे के वैसे इंटेक्ट है, और थोड़ा बहुत फर्क बिगड़ेगा तो कंपनी अपनी पॉलिसी उसको उस हिसाब से चेंज भी करते रहेगी। ठीक है। एक रिपोर्ट आई है तेल कंपनियों पर, जो आउटलुक आया है जेपी मॉर्गन का। उन्होंने कहा कि एचपीसीएल को उन्होंने डाउनग्रेड किया, न्यूट्रल रेटिंग कर दी 455 के टारगेट के लिए। बीपीसीएल पर उन्होंने ओवरवेट रेटिंग रखी है, टारगेट प्राइस बढ़ाया है, 465 कर दिया। आईओसीएल पर 185 का टारगेट कर दिया है। तो ये तीन कंपनियां जो उन्होंने अपनी रडार पर रखी हैं। वरुण भाई, आप इन तीनों कंपनियों में से अगर किसी को ट्रैक कर रहे हो, किस पर आपको चार्ट ठीक लग रहा है, किस पर खराब लग रहा है? जी, देखिए विवेक जी, अभी हाल फिलहाल के जो प्राइस एक्शन देखेंगे तो सारे जो तीनों कंपनीज जो रिफाइनरिंग ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी, वहां पर आप देखेंगे तो काफी बढ़िया पैटर्न था। उसमें एचपीसीएल सबसे ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर स्ट्रॉन्ग स्टॉक था। बट यहाँ पर 440 435 का जोन यहाँ पर टूट रहा है। टेक्निकली आप देखेंगे तो डबल टॉप का एक पैटर्न बन रहा है। और अगर जैसे स्टॉक जैसे 430 के नीचे क्लोजिंग देगा, यहाँ पर आपके 420 के 200 एसएमए के टारगेट बन सकते हैं। अगर ये लेवल भी होल्ड नहीं कर रहा है तो 385 तक भी स्टॉक जा सकता है। साथ ही में सेम सिमिलर पैटर्न बीपीसीएल में बन रहा है, एक डबल टॉप की एक पैटर्न बन रही है। और करीबन 350 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो स्टॉक करीबन 325 320 के जोन में जा सकता है। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो जब ये स्टॉक चलना शुरू करते हैं तो रिलेटिवली सारे स्टॉक साथ में चलते हैं, और जब गिरते हैं तो तीनों स्टॉक साथ में गिरते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक नेगेटिव पैटर्न बन रहा है। जब तक यहाँ पर ये स्टॉक्स अपना जो रिसेंट हाइज अभी क्रॉस नहीं कर पाते, तब तक सेल ऑन राइज में रहेंगे। और जैसे मैंने लेवल्स बताया, उसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलता है तो एक नेगेटिव ब्रेकडाउन है, और लोअर लेवल्स भी हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। महेश सर, आप क्या मानते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर? देखिए ओवरऑल काफी लोअर लेवल से काफी रन हो चुका है, तो अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है। तो अगर किसी को फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो वेट एंड वॉच करिए थोड़ा सा, जैसे कि वरुण जी ने बताया, थोड़ी और डिप अपने को देखने को मिल सकती है। बट ओवरऑल इतना ध्यान मंदा नहीं है। कोई भी डिप मिलता है सिग्निफिकेंट, तो वहां पे एक वापस से अपॉर्चुनिटी की तरह इसको देखेंगे। बट यस, अभी फिलहाल थोड़ा सा कॉशस मोड पे है, मार्केट में भी प्रेशर है और यहाँ पे भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। तो आईओसी अगर किसी कारणवश अपने को डिप मिलता है तो फिर आईओसी के अंदर वापस एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, लेकिन मीनवाइल ये लेवल के ऊपर इतना सस्ता नहीं है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच ज्यादा बेटर है। अगर कोई भी सिग्निफिकेंट डिप मिलता है तो वहां पे उसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। एक बार एमआरपीएल का चार्ट देख लेते हैं। एमआरपीएल बात करते करते थोड़ा ऊपर आ गया। यहाँ पर अभी ये ग्रीन मार्क में मुझे दिख रहा है, हालांकि जब हमने बात शुरू की थी तो ये रेड मार्क में चल रहा था। एनीवेज, कंपनी के लिए खबर ठीक है, और महेश सर ने भी आउटलुक ठीक दिया। लेट्स सी इस काउंटर पर किस तरह के मूव मिलते हैं। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के भी चार्ट एक बार देख लेते हैं। आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, जहाँ पर कि जो आउटलुक है जेपी मॉर्गन का, उसमें दो कंपनियों पर पॉजिटिव है। एचपीसीएल पर थोड़ा सा उनका डाउनग्रेड है, लेकिन बीपीसीएल और आईओसी पर ओवरवेट रेटिंग है। आगे बढ़ते हैं, अगला काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। अगला काउंटर है सीएट। यहाँ पर अगर देखोगे तो रिजल्ट्स आए, काफ़ी शानदार रिजल्ट्स देखने के लिए मिले। रेवेन्यूज़ में 26% का जंप और प्रॉफिट में 64% का जंप देखने के लिए मिला है। और अगर हम देखेंगे तो इसमें एक वन ऑफ आइटम भी था, जिसकी वजह से कंपनी के रिजल्ट्स में उतना ग्रोथ नहीं दिखाई दिया जितना कि कंपनी में दिख रहा था। ये अगर इनका जो एक्सेप्शनल आइटम है, एक तो इनकी अदर इनकम में 52 करोड़ रुपए का नेगेटिव था, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट कम दिखा। और अगर ये अदर इनकम इनकी नॉर्मल रेंज पे आती तो शायद इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती। महेश सर, कैसे देख रहे हैं आप टायर कंपनीज को? नहीं, वैसे तो टायर कंपनी के लिए आउटलुक तो बढ़िया है, लेकिन नंबर्स थोड़े से बिलो एस्टीमेट है स्ट्रीट के, उसके कारण से स्टॉक्स के अंदर प्रेशर थोड़ा सा देखने को मिला है।
कोई भी डिप मिलती है 3650 से 3750 के बीच में, तो फिर इसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी वापस से देख सकते हैं। इमीडिएट लेवल अगर 3400 का स्टॉप लॉस रखिए थोड़ा सा लंबा, और टारगेट 4250 तक के इसमें रख के चल सकते हैं। लेकिन नंबर्स थोड़े से बिलो स्ट्रीट है, तो मेरे हिसाब से उसके कारण से स्टॉक्स में हल्का प्रेशर अपने को देखने को मिल रहा है। ठीक है। वरुण जी, आप सीएट के अलावा कोई और काउंटर, अपोलो, बालकृष्णा, एमआरएफ, कोई और, गुडियर, किसी काउंटर पर आप बेट लगाना चाहोगे? जी, देखिए विवेक जी, सीएट का चार्ट हम देखेंगे अभी, जो हाल हम बात कर रहे थे, तो सीएट में भी आप देखेंगे तो 3650 से लेकर 3850 का एक जोन है, उसके अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। 3850 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है 3850 3900 के जोन पर, तो यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है 200 पॉइंट का। करीबन यहाँ पर सीएट जा सकता है करीबन 4200 के आसपास। अपोलो टायर पर हमने पास्ट में काफी बढ़िया कवरेज दिया था, करीबन 485 के जोन में 530 के टारगेट्स मिले थे। बट उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉक में एक प्रेशर आ रहा है, स्टॉक एक यहाँ पर 490 से लेकर 530 के जोन में यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। इवेंचुअली आप देखेंगे तो उनका जो क्रूड रिलेटेड स्टॉक्स है, और यहाँ पर क्रूड में अभी आप देखेंगे तो थोड़े वॉलेटाइल मूव्स आ रहे हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ है, तो इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा प्रेशर में बने हुए हैं। बट जैसे ही यहाँ पर थोड़े स्टेबल होते हैं और हमें जो रेजिस्टेंस के ऊपर, जैसे अपोलो टायर 530 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलता है, तो एक अच्छा ब्रेकआउट दिखता है। अभी भी स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो काफी बढ़िया पॉजिटिव है। अपोलो टायर पर हमारे एक पॉजिटिव रुझान है, 480 के स्टॉप लॉस या क्लोजर टू 480, आप जितना बाय कर पाए उतना कर सकते हैं 480 के स्टॉप लॉस के साथ। आने वाले दिनों में 530 से लेके 550 के यहाँ पर टारगेट बन सकते हैं।